आज 18 दिसंबर यौम हुकूक अक़लियत माइनॉरिटीज़ राइट्स डे कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत देवराज अरस भवन में हुई तकरीब। एमएलए रिजवान अरशद ने सत्ता में बैठे लोगों को ललकारा, सत्ता में बैठे लोगों को आड़े हाथों लिया। कहा, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यकसा हुकूक देता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग क्या मुल्क के तमाम शहरियों को यकसा समझते हैं? मुल्क के तमाम सिटीजन को एक समझते हैं? रिजवान अरशद ने कहा कि मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ को उनके रहन सहन, पहनावे, इबादत के तरीके को निशाना बनाया जा रहा है। सत्ता में बैठे चंद लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुकूक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून बनाकर अक़लियतों को, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं और इन नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जिहादी, खलिस्तानी, अरबन नक्सल कहकर निशाना बनाया जाता है। एमएलए रिजवान अरशद ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी खुद माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना नहीं चाहती और अगर कोई दूसरी पार्टी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाहती है तो उसे अपीज़मेंट कहकर सियासत की जाती है। रिजवान अरशद ने कहा कि क्या माइनॉरिटीज़ टैक्स पेयर नहीं हैं? क्या माइनॉरिटीज़ इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों मरकज़ी सत्ता में बैठे लोग माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाते हैं? इस तरह शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के मौके पर मुल्क के मौजूदा समाजी व सियासी हालात पर गुफ्तगू की। इस मौके पर लोकायुक्ता जस्टिस BS पाटिल ने दस्तूर हिंद में दिए गए बुनियादी हुकूक और जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई मजहबी आज़ादी को बयान किया। जस्टिस BS पाटिल ने कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी या फिर किसी और आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ख़ास तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में समाज के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। बहरहाल देवराज अरस भवन में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत बड़े जोश व जज्बे के साथ माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया गया। मुख्तलिफ अक़लियती मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने मज़हब के प्रेयर्स को पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़लियती बिरादरियों के चंद नुमाइंदे जिन्होंने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए हैं, मुख्तलिफ फील्ड में अचीवमेंट्स किए हैं, उन्हें कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ने फेलिसिटेट किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। I end this prayer and ask Allah to help us fulfill His rights, help us fulfill His obligations. Ameen Ya Rabbal Alameen. Thank you so much. सापधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन करे को बंदे। वाहिगुरु जी का खालसा। अप्रोच ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮೈನಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಹಿತವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
एक ऐसे वक्त पर आज हम माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा है, जबकि माइनॉरिटीज के हर बात पर आज किसी न किसी को तनकीद करनी है, किसी न किसी को क्रिटिसाइज करना है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हम कैसे इबादत करते हैं, हमारी ज़ाती जिंदगियों में हम किस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट पर आज इस मुल्क में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। जब तक हम इस हकीकत को, इस रियलिटी को नहीं मान लेते, तब तक उसका हल हम नहीं ढूंढ पाएंगे। और इस नाजुक दौर पर आपने ये प्रोग्राम बुलाया है, मैं निसार अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूं। जो आज BS पाटिल साहब ने बात की और उनके बात पे वो कह रहे थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम जमा हो सकते हैं, हम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, हम जो है हमारा रिलीजियस कल्चरल हमारे जितने आचरण हैं वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले आज बढ़िया है, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन भी बेअसर रहेगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले नाहल रहेंगे। तो आज इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वालों की जो नीयत है वो माइनॉरिटीज को इक्वल स्टेटस देने वाली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल स्टेटस दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सबको एक ही नज़र से देखा जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी हम माइनॉरिटी, सबको, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, ये सबका देश है। लेकिन क्या सत्ता पर काबिज लोग, सत्ता चलाने वाले लोग हमें और आपको इक्वल मानते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर वो इक्वल नहीं मानते तो जो इक्वालिटी की बात हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वो बात बेमायने है। अगर कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री अगर वो कहेंगे कि हुलिया वज़ाक़ता से हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है, कि अगर हुलिये की बात की जाए तो हम कहाँ आकर रुकें? अगर कोई मुसलमान अपने हक के लिए बात करे तो उसको जहादी कह दिया जाए, अगर सिख अपने हक के लिए बात करे उसे खालिस्तानी कह दिया जाए, अगर एक हिंदू भी सबके हक के लिए बात किया जाए उसे अर्बन नक्सल कहा जाए। तो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन तो बढ़िया है, लेकिन जो माहौल बिगाड़ दिया गया है उस माहौल को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। हमें और आपको उस माहौल को सुधारने के लिए आज काम करना है। एक ट्रेन में सिर्फ इसलिए एक आदमी पर गोली चला दी गई, एक RPF कांस्टेबल के जरिए, क्योंकि उसने दाढ़ी छोड़ी हुई थी। अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशन को कायम करने की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई दाढ़ी छोड़ता है, अगर कोई पगड़ी मानता है, उस पर भी किसी को आपत्ति हो और उस पर गोली चला दी जाए, तो आप सोचिए कि इस समाज में जहर को कितना घोल दिया गया है, कितना भर दिया गया है। जब तक समाज से जहर को नहीं हटाएंगे, तासुब को नहीं हटाएंगे, तब तक माइनॉरिटीज को कितना भी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, हमें हमारे हकूक नहीं मिलने वाले। आज इस मुल्क के माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है? आज हिंदुस्तान की सरकार इस मुल्क के माइनॉरिटीज के खिलाफ टारगेटेड लेजिस्लेशंस लेके आ रही है। कौन से टारगेटेड रेजोल्यूशंस हैं?
एंटी कन्वर्शन बिल हमारे इस बेंगलुरु शहर के बिशप रेवरेंड पीटर मचाडो साहब यहाँ मौजूद हैं। एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया। इस बिल के जरिए अगर कर्नाटक की सरकार चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, सिर्फ ये कह के कि किसी ने ये अलेज किया है, किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको कंट्रोल में ले सकती है। एक टारगेटेड लेजिस्लेशन है। वक्फ का अमेंडमेंट बिल्स लेकर आए। किस लिए लेकर आए? क्योंकि जो वक्फ की जो जायदाद है, जिस कौम को उसका फायदा पहुंचना चाहिए, जिस कौम के आबा व अजदाद ने, पुरखों ने उस कौम की भलाई के लिए वक्फ करके वो गए हैं, वो कौम उस जायदाद का फायदा ना उठा सके, इसलिए वक्फ के अमेंडमेंट्स लेके आए। सीए एनआरसी का जो कानून लेकर आए, जो पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो किस लिए लेकर आए? क्योंकि इस देश के माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल पहले रिजर्वेशन जो है 4% जो रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को मिलता था, उसको खत्म करने की जो कोशिश पिछली सरकार ने की, किस लिए की? इसलिए की क्योंकि माइनॉरिटीज के बच्चे हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए, यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाए, गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं ले पाए, और उसके जरिए माइनॉरिटी का एम्पावरमेंट नहीं हो पाए। आप देखेंगे कि आज माइनॉरिटीज की जो हम राइट की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत माइटी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें क्या लड़ाई है? उनके ऊपर हम हमला नहीं कर रहे हैं, उनके हमले से बचने की लड़ाई आज पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जा रही है। अगर हम इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, इस मुल्क की आज़ादी से लेकर इस मुल्क की तरक्की तक हम सब ने, हमारे पुरखों ने, सब ने मिलकर अपनी जान, माल, इज्जत की कुर्बानी दी, अपनी सलाहियतों की, अपने टैलेंट की जो पूरी सर्विसेज हमने इस मुल्क के लिए लगाई, ये इसलिए लगाई क्योंकि ये मुल्क हम सब का है, हमारा सब का खून इसकी मिट्टी में मिला, इसलिए ये फूल यहाँ खिल पाए। तो ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो इस हिंदुस्तान के माइनॉरिटी को भी महफूज रखना होगा। किससे रखना होगा? आज जो लोग सत्ता पे काबिज हैं उनसे रखना पड़ेगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, किसी और ने अगर दे दिया होता तो अब तक बदल गया होता, आज तक बदल दिए देते। सिर्फ इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उस पर जुड़ गया, उन्होंने दिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए नहीं बदल पाए। परसों तक तो बोल रहे थे कि हम ये बदल ही देंगे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? इसको वैसा ही रखा है। जो इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करनी चाहिए माइनॉरिटी राइट्स को, माइनॉरिटीज के हुकूक को, उस इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने खोखला कर दिया। आज अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हुकूमत से इंसाफ नहीं मिलता, हम कोर्ट जाते हैं, जुडिशियरी से भी नहीं मिल पा रहा है बहुत बाज़ औक़ात, और हम कहाँ जाएं, किसकी तरफ देखें? तो आज एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जिसमें जानबूझकर एक ऐसा बनाया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ को समाज के मेन स्ट्रीम से अलग किया जाए, अदर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। वो और हम की बात हो रही है। हिंदुस्तान में हम सब एक थे, लेकिन आज वो और हम की बात करके हम लोगों को मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को हमें नाकाम करना है और हम सबको मिलकर आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को एकजुट होकर 20% की तादाद हम रखते हैं हिंदुस्तान में, कोई छोटी तादाद नहीं है, 20% की तादाद है। ये चाहेंगे भी तो हमें उठाकर इस समुद्र में या कहीं फेंक नहीं पाएंगे, उतनी बड़ी तादाद है, वो भी जानते हैं, लेकिन इसलिए वो हमें परेशान रखते हैं ताकि हम इस परेशानी से जूझते रहें, डेवलप ना कर पाए। क्या कि हम इस चीज से कैसे बचें, ये हमारा मंशा होना हो, डेवलपमेंट की तरफ ना हो। लेकिन इसका पूरा असर इस मुल्क की तरक्की के लिए, अगर ये मुल्क विश्व गुरु बनना है
तो हमें सब मिलकर ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई ये ख्वाब भी देखे कि हम सबको छोड़कर इसको विश्व गुरु बना देंगे, तो ये नहीं होने वाला है। हम सबको मिलना पड़ेगा, एक प्यार मोहब्बत भाईचारा वाला माहौल बनाना पड़ेगा, और जितने लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जितनी माइनॉरिटीज को जितना जोर से जो गाली दे रहा है, आज उतना बड़ा लीडर बन रहा है। ये तो माहौल उन्होंने बना दिया है। जो प्यार मोहब्बत की बात करता है तो उसको कहीं मीडिया में, टीवी में दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अगर कोई माइक पकड़कर गाली बकना शुरू करे, माइनॉरिटीज को टारगेट करना स्टार्ट करे, तो उसको रातों रात हीरो बना दिया जाता है। माहौल जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम सब मिलकर हमारे नौजवान बच्चियों को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, उनके जरिए इस मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे, इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मुल्क में आज इक्वल जो शहरी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वल राइट्स हमें दे रहा है, ये कोई भीख में नहीं दे रहा है, ये हमारा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है ये भीख नहीं है, हमारा राइट है। कर्नाटक की हुकूमत ने 5,000 करोड़ माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए पिछले बजट में दिया, तो हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने चिल्ला रहे थे कि ये मुस्लिम बजट हो गया, ये माइनॉरिटी बजट हो गया। अरे ये 5,000 करोड़, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स बनते हैं, ये हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जो दिया जा रहा है, 4,10,000 करोड़ के बजट में 5,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमारी तादाद अगर देखें, उस हिसाब से भी अगर हमें पैसा मिले तो 30-35,000, 40,000 करोड़ मिलनी चाहिए। तो इस 5,000 करोड़ की डेवलपमेंट के लिए भी ऐसा दिखाया गया कि अपीजमेंट है। अगर माइनॉरिटीज के लिए कुछ करें तो अपीजमेंट बन जाता है। अगर ये इस बात से हम परेशान हो गए, हम डर गए, तो कोई भी माइनॉरिटी को डेवलप करने के लिए आगे नहीं आएगा। कोई सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी, कोई सरकार बजट नहीं देगी, क्योंकि ये चिल्लाते हैं। ये खुद जब आते हैं तब भी नहीं देते, जब दूसरी सरकार आती है तब भी ये कहते हैं कि आप अपीजमेंट कर रहे हैं। अपीजमेंट की क्या बात है? हमारा इक्वल राइट है, बजट में हमारा हक है, हमारे बच्चों को पढ़ना, उनको स्कॉलरशिप देना, ये हमारे दिए गए टैक्स के पैसों में से आ रहा है। हम भी तो टैक्स भरते हैं, हर बात का टैक्स भरते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, कुछ एक टूथब्रश भी खरीदते हैं तो जीएसटी भरते हैं। क्या माइनॉरिटीज को टैक्स से एग्जम्पशन कर दिया गया है? ऐसी तो बात नहीं। वहां पे तो हमारे पास इक्वालिटी का आप ये कर रहे हैं। अगर आप हमें यहाँ इक्वल नहीं मानते तो टैक्स भी एग्जम्पशन कर दो, वहां पे भी इक्वल मत लो, टैक्स बोलो माइनॉरिटी है, आप कम टैक्स भरो। टैक्स तो पूरा लेते हो, देने की बात होती है तो अपीजमेंट बन जाता है। ये जो पॉलिसी है फिरका परस्त कम्युनल पॉलिटिक्स और उनके लीडर्स की, इसको समझना होगा और सबको मिलकर, माइनॉरिटीज को एक होकर, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का अक्सर जो हमारा हिंदू भाई है वो सेक्युलर है, सेक्युलर ज़हन रखता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और शेयर्ड कल्चर है, इसको अलग नहीं कर सकते। आप कितना भी हिस्ट्री बदल दो, आप टेक्स्ट बुक से कुछ भी निकाल दो, लेकिन हमारा जो खून है, हमारे जो जीन्स है, हमारा जो डीएनए है, ये हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी तहजीब के साथ बना हुआ है। इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। हो सकता है 5-10 साल ये और चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में नौजवान जो यहाँ से उभरेंगे, ये लोग इसको जरूर बदलेंगे। माइनॉरिटीज को और असर्टिव होना पड़ेगा। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, हमें जो टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से लेजिस्लेशंस बनाकर, किस तरीके से हमें सब्जुगेट किया जा रहा है, उस सब की बात हमें लोगों के सामने रखनी चाहिए। इनकी सियासत को हमें एक्सपोज करना चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता बढ़ाना चाहिए। ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಎಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ನೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಟ್ರೇಡ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೇಡನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು. ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೂ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರುಚಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಆ ರೈಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾರಲ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ರೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೇತ್, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್, and right of minorities. Rights of the minorities, whether they are linguistic minorities or religious minorities, to establish educational institutions. He was recognized as one of the world's best international players by the International Hockey Federation. Currently, Sir Jude Phoenix Sebastian is dedicated to nurturing young talent through coaching at the Jude Phoenix Hockey Academy Charitable Trust. This camp, combined with his compassionate approach to teaching, has made him a guiding light for thousands of domestic practitioners and the United States to speak on peace and harmony. Over the years, Kane Rinpoche Navangsa Competencies include structural analysis and design, 3D modeling, drafting and detailing, structural inspection, sustainable design practices, steel quantity analysis and comprehensive detailing of structural elements. In 2020, she founded Design Bay, where she serves as founder and CEO. Under her leadership, the firm has successfully an environmental awareness expedition launched during India's 75th Independence Day celebrations. Honorable Lokayucta, Karnataka, Mr. Rizwan Arshad, Legislator Shivajinagar. It's my privilege to introduce Sri Shahriyar D. Vakil, one of the achievers felicitated today. Mr. Shahriyar D. Vakil, a native of Bangalore, had an illustrious professional career spanning over 5 decades with the General Electricals. His more experience and deep understanding of the GE way
having served in roles ranging from manager to managing. ಸನ್ಮಾನ. देखिए एग्जाम को नहीं पता कि लड़का उड़ा रहा है लड़की उड़ा रहा है, उसको बस ये पता कि पायलट उड़ा रहा है। तो फिर स्टार्टिंग से जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा पेरेंट्स को जो मान ही रहे थे। फिर 2 महीने बस मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मुश्किलात ऑफलाइन में नहीं है, डिसिप्लिन और जो डिटर्मिनेशन और जो हिम्मत है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जॉब में। तो ये सब करके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करके मैंने अपना लाइफ Harvard District was renowned Dodata folk artist, although his formal education extended only up to the 4th grade. His musical journey was begun early when he melodiously sang vachanas or Basvarna during his school days. In recognition of his lifelong dedications to music, he has received several to the corridors of global governance. This is the journey of a man who carried Pavagada in his heart and India in his purpose. Born in Pavagada, raised with simplicity, integrity and discipline. In 1991, a young student from rural Karnataka entered the Indian Administrative Service. Not by chance, but by sheer determination. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಆಲಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಯಿಸ್ ಅಹಮದ್ ನದ್ವೀರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Bismillahirrahmanirrahim. I commence this prayer in the name of Allah, the most beneficent, merciful. Ar-Rahman-ir-Rahim, the most merciful, Allah the most benevolent, Allah the most compassionate. Malik Yawmiddin, the master of the day of recompense, master of the day of judgment, when every soul will return to him and is answerable for his deeds. ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote
and unity and integrity of the nation. Jai Hind.